तो स्टूडेंट्स एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं। क्लास को अंत तक देखिएगा। आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को उठाया है। जैसा कि पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहले प्रश्न में मैंने बोला कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने कहा कि एक कांच का गोला है, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि एक कांच का गोला है जिसका जो व्यास है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र हो गया। व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस गोली उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि इस गोले पर एक प्रकाश किरण जो है इसे समांतर आपतित हुई है। तो ये एक गोली उत्तल पृष्ठ का ही कार्य करेगा, गोले का ये पृष्ठ, और किसी गोली पृष्ठ पर जो अभिलंब होता है, जैसे अब ये प्रकाश किरण इस गोली पृष्ठ पर आएगी तो यहाँ पर अपवर्तित होगी कि नहीं होगी? क्योंकि विरल माध्यम से कांच में जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन की घटना होगी। और अपवर्तन की घटना में विचलन दिखाने के लिए अभिलंब का होना बहुत जरूरी है। और जब कोई पृष्ठ गोली पृष्ठ होता है तो उस पर अभिलंब जो है वो उसके केंद्र से जाने वाली रेखा होती है। तो इसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा हम ऐसे खींच देंगे जो कि इस गोली पृष्ठ के लिए अभिलंब का कार्य करेगी। अब ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। लेकिन ये डिसाइड अभी नहीं है कि ये प्रकाश किरण आगे मिलेगी या फिर इस पृष्ठ पर अपवर्तित होकर के फिर आगे कहीं जा करके मिलेगी। ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर व्यास आपको दिया गया था, डायमीटर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूंकि अपवर्तन इस वाले पृष्ठ पर हो रहा है तो ये गोली उत्तल पृष्ठ है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो एक अक्ष की धन दिशा में पड़ रही है, इसलिए आर का मान हम धनात्मक लेंगे। अब अगर कोई प्रकाश किरण समांतर आ रही है इसका मतलब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है, सामयिक दूरी, इसलिए ऋणात्मक लेंगे। समझ में ये बात? अपवर्तनांक यहाँ पर दिए हैं कांच का, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है उस अपवर्तनांक को N2 से लिखते हैं और उसका मान 1.5 है। जिस माध्यम से जाती है उसके अपवर्तनांक को N1 से लिखते हैं और ये जा रही है वायु से, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। अपवर्तन वाला सूत्र लगाएंगे N2 बटे में V माइनस का N1 बटे में U बराबर सूत्र होता है N2 माइनस N1 और बटे में कितना होता है R। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। बात समझे कि नहीं? ध्यान से देखते रहिएगा। जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं वो कंटिन्यूटी जुड़े रहें, तभी सवाल समझ में आएंगे। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल हल्के लेकर आपके पास नहीं आते हैं। वो न्यूमेरिकल लेकर आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिन्हें आप सॉल्व करने में सक्षम होते हैं और आपको हम सॉल्व करने में सक्षम बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए N2 का मान 1.5। V होती प्रतिबिंब की स्थिति। ये भैया इसके द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी जब वो डिसाइड होगी तभी इस किरण को आगे हम बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा V माइनस N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1 और आ रही है इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर N2 की वैल्यू 1.5 माइनस N1 की वैल्यू 1 और त्रिज्या कितनी? 6। तो 1.5 बटे में V, 1 बटे इन्फिनेटिव का मान कितना हो जाएगा? 0। आपको पता है इन्फिनेटिव का मान 1 बटे 0, 0 ऊपर चला जाएगा। 1.5 से 1 जाएगा तो ये आपका 0.5 बचेगा और बटे में 6 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो V बराबर आ जाएगा 1.5 गुणे में 12। तो V बराबर आपका आ जाएगा 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 18.0 का मतलब V बराबर 18 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव आया है, ये इस बात का संकेत है कि प्रकाश किरण आगे जा करके 18 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगी। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, इस पृष्ठ पर टकरा जाएगी और ये कहीं आगे जा करके मिलेगी। इसको थोड़ा कायदे से मिला देते हैं। 18 सेंटीमीटर दूर जा करके मिलेगी, ये ऐसे जाएगी। इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों भैया? देखो इसका व्यास 12 आई है और ये 18 पर जाकर के प्रतिबिंब की स्थिति आ रही, इसका मतलब यहाँ कहीं जाके मिलेगी, ये आई डैश हो जाएगा। हालांकि ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है तो इस पृष्ठ द्वारा भी अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन पुनः होगा तो पुनः हम स्थिति को लगाएंगे, तो इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। अब इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तक की आपकी कितनी, देखो इस पृष्ठ पर जाएगी। अब इस ये मान लीजिए पृष्ठ नहीं है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आई डैश पर बनेगा। लेकिन ऑलरेडी पहले से आगे पृष्ठ है। अब पृष्ठ होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी, तो यहाँ पर आपको अभिलंब फिर खींचना पड़ेगा। तो इस पृष्ठ का अभिलंब खींचने के लिए इसके केंद्र से जाने वाली रेखा इसे खींचेंगे।
अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगे, आप सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रकाश किरण है ये सघन से विरल माध्यम में जा रही, और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। अब ये प्रकाश किरण ऐसे है, सघन से विरल में जाएगी, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हटेगी, और जब दूर हटेगी तो यहाँ पर कहीं पर आके मिलेंगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पर अपवर्तन हुआ, तो वास्तविक रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। इसकी स्थिति आपको बताना है, ये वाली, समझ पा रहे हो ना। तो पुनः हम यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि पुनः अपवर्तन की घटना हुई। सूत्र क्या होता है, N2 बटे में V माइनस N1 बटे में U बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए जो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो I डैश है ये पहले पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब था, जो कि द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही होती है। अब प्रकाश किरण किस में गई है, वायु में गई है। वायु का अपवर्तनांक कितना, 1। V की स्थिति ज्ञात करना है। N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही हो। तो जा किससे रही है, आपकी कांच से जा रही है। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। U हमने कहा इसके लिए वस्तु का कार्य I डैश कर रहा है। I डैश की द्वितीय पृष्ठ से दूरी कितनी, 6, लेकिन ये x अक्ष की धन दिशा में है, इसलिए इसे हमें पॉजिटिव लेना है। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें जा रही है वायु में, वायु का अपवर्तनांक 1, और किससे जा रही है, N1 से। N1 का अपवर्तनांक 1.5, क्योंकि कांच से जा रही है। R की वैल्यू आपको ऋणात्मक लेना है, क्योंकि ये जो द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो x अक्ष की ऋण दिशा में है। 1/V माइनस, इस पॉइंट को हटाओ, 0 भाव 15 चौको 60, तो ये -1/4 बचा। यहाँ -0.5 बचा, बटे में -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, ये 5 × 5 12 × 5 60। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/V बराबर, ठीक है। देखो यहाँ V लाए थे, इसको V डैश कर लो, कोई आपत्ति थोड़ी है, ठीक है। इसको V डैश कर लो क्योंकि वो I डैश था, और ये हो जाएगा V। कोई समस्या, क्योंकि उसमें I डैश था तो V डैश कर दिया मैंने। अब ये हो जाएगा 1/V बराबर 1/12, 1/4 को उधर ले जाएंगे, प्लस 1/4, ऊपर नीचे 3 से इसलिए गुणा करेंगे जिससे हर बराबर हो जाएं। अब देखिए एक हल ले लेंगे हम, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 3 12, तो गुणा करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का ये संकेत है कि जो प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय पृष्ठ से इधर की ओर बनेगा और -3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये आपका किरण आरेख हो गया, और अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रथम पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यहाँ तक दूरी 12 है, प्रथम पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो 18 पर ही बनेगा, लेकिन प्रथम पृष्ठ से जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 6 दूनी 12 3 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और द्वितीय पृष्ठ से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, और अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक, ये पहला प्रश्न मैंने इसीलिए इस प्रश्न को लिया था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक इन्होंने कहा पतला है और समतल उत्तल लेंस है। न्यूमेरिकल नंबर 2, समतल उत्तल लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो। इसका मतलब इस पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होगी क्योंकि समतल पृष्ठ है, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो होगी वो अभी आगे आपको पता चलेगा। इन्होंने ये कहा है, और ध्यान दीजिएगा जो दूसरा पृष्ठ है उत्तल है, इसकी त्रिज्या x अक्ष की ऋण दिशा में होगी, तो ये जो दूरी होगी वो आपकी निगेटिव होगी। ओके, आगे इन्होंने कहा समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में ये कहा गया है कि उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.5। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यही चीज़ निकालनी है। इस R2 का मान हम R के बराबर मान लेते हैं, -R के बराबर, इसी की वैल्यू निकालना है। लेंस समीकरण सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, 1/F बराबर क्या होता है, 1/F बराबर होता है n-1 1/R1 -1/R2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो 1/, इसकी फोकस दूरी कितनी दी है भैया, 20 दी है,
n की वैल्यू आपको 1.5 दी गई है, -1, 1/r1। पहले पृष्ठ समतल है और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनेटिव। दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल है जिसकी दूरी -r होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +r हो जाएगा। इस तरीके से 1/20 बराबर 1.5 से 1 को घटाएंगे तो ये 0.5 बचेगा। 1/∞ का मतलब 0 और ये बचेगा केवल 1/r। ठीक, हमें r ही निकालना है तो r को इधर हम ले आएंगे। r बराबर हो जाएगा 0.5 और गुणे में कितना भैया 20। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो नीचे, ये 0 से 0 कैंसिल और 5 × 2 मतलब ये आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर r का मान -10 आया है तो ये कह सकते हो कि जो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन कुछ हटके है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर व्यास को हमने लिख लिया d से, ये 6 सेंटीमीटर है। और उन्होंने कहा जो समतल उत्तल लेंस है, देखिए ऐसा ही तो समतल उत्तल लेंस होता है, इसकी जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर, मोटाई को 3 t से लिखते हैं, वो आपकी 3 सेंटीमीटर दी गई है। 3 सेंटीमीटर नहीं 3 मिलीमीटर दी गई है। तो 3 मिलीमीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। आगे दिया है इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। आगे इन्होंने कहा लेंस के पदार्थ में प्रकाश की जो चाल है, लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि नहीं, हटके है। तो भैया समतल उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है, ध्यान से सुन लीजिए, समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या का एक सूत्र होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, r बराबर व्यास का स्क्वायर बटे में 2 × में t, r नहीं d स्क्वायर, मतलब व्यास का स्क्वायर बटे में 2t होती है लेंस की मोटाई। तो व्यास दिया है 6 का स्क्वायर 6 × 6, 2 × t मोटाई दी है 0.3, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे 3 दूनी 6, ये 20 हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 हो जाएगा, 10 का 6 से गुणा, ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। बात समझ आ गई। अब इन्होंने फोकस दूरी की बात कही थी तो 1/f बराबर सूत्र होता है n-1 1/r1 - 1/r2, जहां r1 होती है समतल उत्तल लेंस के समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, r2 होती है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो 1/f बराबर n का मान होता है c/v के बराबर -1 1/r1। समतल उत्तल लेंस में r1 होता है समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि इन्फिनेटिव होती है, -1/r2 होती है उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि 60 है, और ये निगेटिव इसलिए ली जाएगी क्योंकि ये सामने की दूरी होती है, तो माइनस रखेंगे तो +60 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/f बराबर c की वैल्यू 3 × 10⁸, v की वैल्यू आपको दी गई है 2 × 10⁸, -1 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, ये केवल 1/60 बचेगा। भैया 10⁸ से 10⁸ हो गया कैंसिल, बचेगा 3/2 जिसका मान 1.5 कह सकते हैं हम। 1.5 से 1 को घटाएंगे तो ये आधा बचेगा और गुणे में 1/60, 60 और गुणा 2 120 हो जाएगा, 120 एकम 120, f एकम f, तो f बराबर कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ये भी जल्दी ही पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस क्लास में सेलेक्ट किया। स्क्रीनशॉट आप दोनों प्रश्नों का ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, इसे रफ कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर भैया 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक क्राउन कांच का एक समावतल लेंस बनाना है। समावतल लेंस कैसा होता है, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो भाई, अवतल हो, इसे समावतल लेंस कहते हैं। तो प्रश्न में कहा गया कि क्राउन कांच का एक समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं, लेंस की जो क्षमता दी गई है P बराबर वो -2.5 डायोप्टर दी गई है। क्षमता से हम इसकी फोकस दूरी आराम से फाइंड कर सकते हैं। और आगे दिया है कि इसकी क्षमता बोलना इतनी हो जाए
पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए। क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वह 1.65 दिया है, n बराबर 1.65 दिया है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए ये समावतल लेंस का पहला पृष्ठ भी अवतल होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब जो R1 की वैल्यू होती है वो माइनस का R कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या तो भैया सेम है होती है, लेकिन एक की वक्रता त्रिज्या x अक्ष की ऋण दिशा में पड़ती है पहले पृष्ठ की, और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो x अक्ष की धन दिशा में पड़ने की वजह से उसे पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, अब यहाँ से देखिए हम अगर P दिया है तो हम कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 100 बटे में कितना भाई P की वैल्यू कितनी है माइनस का 2.5, पॉइंट हटाओ 0 हटाओ, 25 चौको 100 माइनस का 40 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी आ जाएगी वो -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। आपको इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वही दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि लेंस जो है समावतल लेंस है। यहां पर अगर f की बात करें तो f की वैल्यू भैया -40 है, n की बात करें 1.65 है -1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -r है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी आपकी +r है, और माइनस पहले से लगा तो ये -r हो जाएगा। -1 बटे ये 40 हो जाएगा भैया, 1.65 से 1 जाएगा तो ये 0.65 बचेगा, और गुणे में एक हर ले लेंगे, -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, r इधर ले आएंगे और इधर हो जाएगा 0.65 गुणे में 2 और बटे से ऊपर 40 चला जाएगा। इस तरीके से इसके नीचे से पॉइंट हटा सकते हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया जा सकता है। 2 1 कम 2, 2 पंची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 3 15 हो जाएगा, और 13 चौको ये कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि जो समावतल लेंस है इसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -52 हो जाएगी और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या +52 हो जाएगी। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम का रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप सभी लोगों को अगर मजा आ रहा है इस क्लास में तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके अनसॉल्व पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा है। इसमें कहा, जो मैंने आपको बताया था, किसी लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ये वहां का न्यूमेरिकल जो मैंने अगला लिया। ध्यान से देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG से लिखते हैं और वो आपको 3/2 दिया गया है। और आगे कहा कि जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्विउत्तल लेंस के वक्र, द्विउत्तल लेंस मैंने कहा था एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं और दोनों पृष्ठ उत्तल हों, द्विउत्तल लेंस कहलाता है। तो द्विउत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपको कितना दिया जा रहा है 30 सेंटीमीटर। अब बात ये आती है कि आपको ये सेंस लगाना कौन सी दूरी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। इस द्विउत्तल लेंस के पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो ये पॉजिटिव लेना है। ये दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो ये नेगेटिव लेना है। अब दिया है इस लेंस की फोकस दूरी, नंबर 1 वायु में लेंस की फोकस दूरी निकालना है। सबसे पहले वायु में लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया है, वायु में लेंस की फोकस दूरी। वायु में लेंस की फोकस दूरी निकालना तो 1/F बराबर ये हो जाएगा ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए सूत्र तो वही मैंने लगाया, 1/F बराबर n-1 और इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। बस ये इतना याद रखना है कि अपवर्तनांक उस माध्यम का रखा जाता है जिस माध्यम में कोई लेंस होता है। तो ये वायु में है तो फोकस दूरी को हमने A से लिख दिया, FA मतलब वायु में, एयर में, ठीक है। तो वायु में फोकस दूरी हमें निकालनी है इसलिए इसको FA से लिख दिया। अब यहाँ अपवर्तनांक उसी माध्यम के लेना जिस माध्यम में लेंस रखा है, तो वायु में रखा है तो लेंस का वायु में अपवर्तनांक 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1/R1 की वैल्यू है 20 और R2 की वैल्यू -30 माइनस प्लस ये आपका हो जाएगा +30। 1/FA बराबर 3/2 से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा और 30 और 20 का LCM कितना मिलेगा आप ले सकते हो 60, और ये 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 होता है। 1/2 3 2 5 बटे में 60, इसको काटेंगे 12 पंचे 60, 12 दूना 24, FA बराबर 12 दूना 24, ये कितना आ जाएगा
इसको रब कर देते हैं भाई, ये 12 दूना 24 एक कम 24 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की द्विउत्तल लेंस की जो फोकस दूरी वायु में आएगी वो कितनी आ जाएगी 24। लेकिन प्रश्न यहीं पर नहीं समाप्त होता है, ये कह रहे हैं इस लेंस को अगर हम द्रव में जल में डुबोते हैं तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए इनकी इस बात को भी समझ लेते हैं। तो आपको नंबर 2 हेडिंग क्या लगाना है, जल में फोकस दूरी। क्या हेडिंग लगाना है, जल में फोकस दूरी, क्योंकि ये तो मैंने वायु में फोकस दूरी निकाली है। तो अब हम निकालेंगे जल में फोकस दूरी। तो नंबर 2 हम डालेंगे जल में फोकस दूरी। अच्छा, जल में फोकस दूरी को किससे लिखेंगे, 1/FW वाटर में निकालें। अब वाटर में अगर रखें तो लेंस का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष लेंगे, वायु में रखे तो वायु के सापेक्ष, तो वाटर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, लेंस कांच का होता है इसलिए WNG लिखा है। और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। मैंने इस डेरिवेशन को जब कराया है तो बहुत अच्छे से बताया कि लेंस को जिस माध्यम में रखेंगे उसी माध्यम के सापेक्ष हम उस लेंस का अपवर्तनांक लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/FW बराबर WNG जो निकालना है, जैसे हमने उसमें पढ़ाया है आप लोगों को स्नेल के नियम में 1N2 बराबर N2/N1, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर आपका पीछे है G, मतलब इसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर आगे है W, मतलब इसका जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक माइनस 1 ये हो जाएगा R1 माइनस 1 आपका हो जाएगा R2। तो 1/FW बराबर ANG का मान आपको दिया गया है, कितना दिया है 3/2। ANW की वैल्यू आपको दी गई है 4/3 माइनस 1/R1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी भाई 20, और R2 की वैल्यू -30, और ये हो जाएगा प्लस का 30। 1/FW बराबर, यही समझना था यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9/8, 9/8 माइनस 1, और ये आपका एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पर 60, 30 दूनी 20, 23 60, 30 दूनी 60। तो ये 1/FW बराबर आपको मिल जाएगा 8 एक कम 8, ये 1/8 हो जाएगा, गुणे में 3 2 5 बटे में कितना भाई 60, 5 एक कम ये 12 हो जाएगा, 12 8 96, FW बराबर 96 कम 96 सेंटीमीटर। तो जल में जो इस लेंस की द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी वो 96 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंसर हमारा 100% सही है। कारण ये क्योंकि ये द्विउत्तल लेंस था और द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती, तो इस स्थिति में भी पॉजिटिव आई और इस स्थिति में भी पॉजिटिव आई। मैंने आपको अपवर्तनांक पर निर्भरता भी बताई थी कि किसी द्रव में अगर डुबो रहे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो आप देख पा रहे हो बढ़ गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भाई रफ कर दें। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच के जिसका अपवर्तनांक Ng बराबर 3/2 दिया गया है कि द्विउत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है, और लेंस के किसी एक भाग को जल में जिसका अपवर्तनांक 4/3 है डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है आज की क्लास का 6। इन्होंने कहा कि एक हमारा लेंस है, ये लेंस इसको A बोला, इसको B बोला, और कह दिया कि इस लेंस को AB के अनुदिश ऐसे काट दिया गया। भैया काट दिया जाएगा तो ये लेंस एक बन जाएगा समतल उत्तल लेंस, और इस लेंस को उठा करके एक ऐसे द्रव में डुबो दिया गया जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर उसमें इसकी फोकस दूरी की गणना करनी है तो हमने अगर द्रव में डुबोया है जल में, तो जल के सापेक्ष इस लेंस का अपवर्तनांक हमें चाहिए -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। तो 1/F बराबर WNG, चूंकि द्रव में डुबो दिया गया है, और द्रव में डुबोने का मतलब क्या है, द्रव में डुबोने का मतलब ये है कि द्रव के सापेक्ष हमें लेंस का अपवर्तनांक लेना होगा। हमने ये वाला भाग डुबोया है, तो ये हो जाएगा ANG अभी बताया, बटे में होता है ANW -1 1/। अब चूंकि इसको मैंने बीच से काटा है तो इसका पहला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी इन्फिनिटिव, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, मान लेते हैं R2 बराबर -R, तो ये +R हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, प्रश्न में ये बोले थे कि आपको ये बताना है कि फोकस दूरी की गणना करना है और वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो वक्रता त्रिज्या उत्तल पृष्ठ की ही होगी क्योंकि समतल पृष्ठ की इन्फिनिटिव होती है, तो -10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो यहाँ +10 हो जाएगा। 1/f बराबर ANG की वैल्यू है आपको कितनी दी गई है 3/2, ANW की वैल्यू 4/3 दी गई है। एम राइट? सही। और -1 1/∞ की वैल्यू 0, ये केवल 1/10 बचेगा। 1/f बराबर देखिए 3 त्रिका 9, 9/8। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ओनली 1/8 बचेगा, अभी मैंने सॉल्व किया है, गुणे में 1/10। तो जो फोकस दूरी आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। 8 दामा 80, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। काट दिया गया, फोकस दूरी ये आ गई। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, ये क्वेश्चन नंबर होगा 7। टोटल हमने 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है। क्लास में बहुत ही बढ़िया माहौल बना करके आप अच्छे तरीके से देखिए, मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैंने सिलेक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है इसमें कह रहे हैं कि एक कांच है, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में आया है। कांच, इसका अपवर्तनांक 1.5, पहले नोट कर लीजिए जो दिया जाए 1.5। आगे प्रश्न में कह रहे हैं कि से बने एक लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है, लेंस से में वायु में फोकस दूरी FA से लिख देंगे और FA बराबर आपको दिया गया है 0.4 मीटर। कितना दिया गया? 0.4 मीटर। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव में जो फोकस दूरी है यानी FL की जो वैल्यू है वह कितनी है? द्रव में जो फोकस दूरी है वो 1.2 मीटर है। कितनी है? 1.2 मीटर है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी NL की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, जो कांच का अपवर्तनांक दिया है वो वायु के सापेक्ष दिया है, मतलब NNG आपको दिया है, ANG दिया है, ANN निकालना, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही लिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 1/FA बराबर होता है ANG, मतलब वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक। अब यहाँ पर FA की वैल्यू जो दी गई है वो आपको 0.4 दी गई है। ANG की जो वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 1.5 तथा इसको एक लिक्विड में डुबोया गया तो इसकी जो फोकस दूरी हो गई 1.2। अब लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे, जब लिक्विड के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे तो हमारा सूत्र लगेगा ANG बटे में ANL, जैसे भी यहाँ पर लगाया था ANG बटे ANW, क्योंकि वहाँ लिक्विड जल था आपका। -1 1/R1 माइनस 1/R2, इसको भैया समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2, और समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 भागे 2 से भाग करने पर ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। मैं डायरेक्ट यहीं पर काट रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी 1/2 और बटे में आ जाएगा 0.4। ध्यान दीजिएगा, ऊपर 1.5 से 1 जाएगा आपका, तो 1.5 से जब 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0.5। बटे में आप ध्यान दीजिएगा तो ये बचेगा 1.5 माइनस ANL, ये तो बचेगा, बटे में हो जाएगा ANL। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, 4 3 हो जाएगा 12, तो 3 बराबर, अच्छा नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो 0.5 के गुणे में ANL हो जाएगा, बटे में 1.5 माइनस ANL। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा कर लेंगे हम, तो 1.5 का गुणा जब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5। ANL का गुणा 3 से हो जाएगा तो -3 ANL हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे में ANL। कोई समस्या? अब ये हो जाएगा 4.5 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ANL, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 0.5, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ANL मैंने में कॉमन ले लिया है और हमको ANL ही निकालना है, लिक्विड का जिस द्रव में डुबो रहे उसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा 4.5 ANL, 0.5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। इसको इसके बटे में ले आएंगे या 5, इसको पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं। 5 7 35, 5 9 45, 9/7 आ जाएगा
ANL की वैल्यू। प्रश्न में यही बोला गया है कि ANL की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम इसको जिस भी लिक्विड में डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कितना होगा। ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 और हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। इसको यहाँ पर हम भाई रफ कर देते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि जो क्वेश्चनों का सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके, इसलिए क्लास को अंत तक आप सभी लोग देखते ही रहिएगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि n कांच दिया है, इसका अपवर्तनांक 1.5। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिखा जाता है, तो चाहे आप इसको n बराबर 1.5 लिखिए और चाहे ANG बराबर भी 1.5 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे इन्होंने कहा है कि उत्तल लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है जिसकी वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया जाता है, मतलब जल का जो अपवर्तनांक है ANW वो 4/3 है। ठीक, आगे इन्होंने कहा है कि डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब लिक्विड में इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो जब आप 1/FA लगाओगे और सूत्र लगाओगे ANG की वैल्यू 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 उत्तल लेंस है, इसको समीकरण 1 मान लोगे। द्रव में निकालोगे, ठीक है, तो द्रव में हो जाएगा 1/FL और ये हो जाएगा LNW, क्योंकि लिक्विड में डुबोया है, W में अगर डुबोया मतलब जल में, तो WNG निकालना पड़ेगा। और WNG निकालने के लिए आपका सूत्र अभी मैंने बताया है ANG बटे में ANW माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 1/2 कर देंगे, 1/2। तो यह चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, FL ऊपर चला जाएगा, FA की वैल्यू आपको 10 दी है तो ये हो जाएगा FL बटे में FA की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए 1.5 से आप जब 1 को घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ पर देखिए ANG की बात करें तो ANG का मान आपको 1.5 है, ठीक। और यहाँ पर बात करें या 1.5 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, 3/2 भी तो लिख सकते हो। 1.5 का मतलब है सॉल्व करने के लिए बटे में ANW की वैल्यू कितनी है तो 4/3 है माइनस का 1, इसे सॉल्व कर दीजिए। 0.5 बटे में ये 3 त्रिका 9, ये केवल 1/8 आएगा सॉल्व करने पर। ये हो जाएगा FL बराबर 8 का गुणा ऊपर से हो जाएगा 0.5 गुणे में 8, नीचे वाला 10 भी उधर चला जाएगा। ठीक, हमारे पास जगह कम इसलिए थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम। देखिए 5 कितना आ जाएगा 40, दशमलव लगाएंगे लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं, 10 है आगे, तो जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी बचे हैं टोटल 3 प्रश्न जो कि संपर्क में रखे 2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर आधारित हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। इसे रफ कर दूं भाई, हम चलिए रफ कर देते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। लिखा है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है। एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये न्यूमेरिकल तो अगर आप सभी लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के लिए अभी जो है इस टाइम प्रैक्टिकल करा रहा हूँ उसमें विद्यालय में। तो बिल्कुल वैसा ही है। एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु की दूरी को हम लेंगे -15 सेंटीमीटर और इन्होंने कहा है कि इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा और दूसरी ओर बनेगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, वो हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। ये किसके द्वारा की स्थिति है, उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम मान लेते हैं f1। तो हम पहले इसकी f1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/u ही तो होता है। 1/f1 बराबर 1/v की वैल्यू 30 और u की वैल्यू -15, तो ये +15 हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो f1 बराबर 30 एलसीएम लेंगे और 15 दूना 30, 3/30 का मतलब ये आपका हो जाएगा 1/10। f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। जो f1 है
ये एक उत्तल लेंस की बात हुई थी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमने पहले से ही निकाल ली। फिर इन्होंने कहा कि एक अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख देते हैं। संपर्क में रखेंगे तो जो फोकस दूरी आएगी वो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी। इन्होंने कहा कि तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। देखो इन्होंने कहा कि जब संपर्क में लाते हैं तो वस्तु की दूरी के पर कोई प्रभाव नहीं, मतलब -15 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन जो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर और आगे खिसक जाता है, यानी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने लगता है। अब दो लेंस संपर्क में लाए गए तो संपर्क में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। सूत्र फिर ये लगाएंगे 1/v - 1/u वाला। अब जो ये फोकस दूरी आएगी ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी 1/v, v की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 और u की वैल्यू -15, ये +15 हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे हम कितना भैया 60 है ना, 15 चौको 60, 5/60 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 1/12, f बराबर आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर आया ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है जब अवतल लेंस को उत्तल लेंस के संपर्क में लाया गया। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले लेंस की फोकस दूरी तो हमने तुरंत निकाल लिया है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लिया है। अब हमको दूसरे लेंस की फोकस दूरी निकालना है तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लगा देंगे, जो कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। 1/f की वैल्यू है 12, 1/f1, f1 की वैल्यू है 10 और f2 की वैल्यू की हमें गणना करना है। अच्छा f2 जो लेंस था वो हमारा कैसा लेंस है, वो आपका एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए। तो 1/f2 को निकालेंगे तो ये 1/12, 1/10 को इधर ले जाएंगे -1/10, 1/f2 बराबर 12 और 10 में एलसीएम कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, 12 पंची 60 और 10 छक्का 60, 1/f2 बराबर माइनस का 1/60 यानी f2 बराबर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरा लेंस जो है वो अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सॉल्व होता है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि देखने में आपको कितना अच्छा लगेगा अभी देखिएगा। कितना प्यारा प्रश्न है, एग्ज़ाम में आया हुआ है 2023 में। बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच का अपवर्तनांक Ng बराबर आपको दिया गया है। Ng का मतलब Ang है ना 3/2 और आगे दिया गया द्वि अवतल लेंस दिया है, संपर्क में रखे गए हैं। जैसे एक अवतल लेंस है इसे ये, और इसी के संपर्क में एक लेंस और रखा गया है, समझ पा रहे हो, ऐसे दो अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं और बीच में इन्होंने कह दिया कि द्रव भरा हुआ है। ये बात कह रहे हैं, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इन्होंने कहा कि जो जल भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक यानी ANW का अपवर्तनांक दिया है 4/3। कह रहे हैं संयुक्त लेंस की क्षमता और प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी तो संयुक्त लेंस की क्षमता भी आ गई। अब मेरी बात को समझिएगा, दो अवतल लेंस हैं तो एक अवतल लेंस की पहले फोकस दूरी निकाल लीजिए, उससे उसकी क्षमता आ जाएगी। और दोनों के संयुक्त होने से बीच में बन रहा है उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी निकाल लीजिए, ठीक। यहाँ इसकी भी क्षमता आ जाएगी। फिर तीनों की क्षमताओं को जोड़ दीजिएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। प्रकृति भी पता चल जाएगा, ऋणात्मक आएगी तब भी और धनात्मक आएगी तब भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच के जो द्वि अवतल लेंस है, देखिए कांच के द्वि अवतल लेंस के लिए, द्वि अवतल लेंस के लिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, द्वि अवतल लेंस के लिए पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 होगी वह आपकी -R होगी क्योंकि एक अक्ष की रेडियो दिशा में पड़ेगी, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 बराबर +R होगी। तो सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर, ये वायु में होगी पहली बात तो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों वायु में हैं, तो ये हो जाएगा Ang -1, 1/R1 की वैल्यू -R और 1/R2 की वैल्यू +R। तो चूंकि यहाँ माइनस लगता है ना, 1/R1 माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू +R। 1/FE की अगर बात करें तो क्या FA की वैल्यू आपको दी, नहीं दी। प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि संयुक्त लेंस की क्षमता, FA पहले निकालना पड़ेगा। Ang की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3/2 -1, यहाँ हो जाएगा -2/R सॉल्व करने पर।
1/FA बराबर 1/2 गुणे में -2/r, -2 कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा r। हम कह सकते हैं कि जो 1/FA की वैल्यू आई है वह कितनी आई है, -r के बराबर। अभी तो इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, अभी तो इस क्वेश्चन में इतना मजा आने वाला है, देखते जाइए बस। हमने बहुत हल्के प्रश्नों को इसीलिए नहीं सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। नहीं आप कहेंगे सर थोड़ा और हार्ड कराइए, तो अब इससे भी हार्ड आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे हार्ड आपके नहीं आएंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/FA बराबर कितना आया, तो आप कहेंगे -1/r। चूँकि हम द्वि अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो निगेटिव आएगी, क्योंकि अवतल लेंस है। तो भैया r की अगर मैं बात करूं तो क्या r आपको पता है, r आपको दिया गया है क्या, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई थी। r बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि FA बराबर, जब यहाँ रखेंगे -1/10, ठीक है, तो FA बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे, -10 आएगा। क्षमता निकालेंगे, P बराबर 100 कितना होता है, F होता है, तो 100/F की वैल्यू -10, 10 दामा 100। जो क्षमता आ जाएगी अवतल लेंस की, इसको P1 नाम दे दीजिए, वो आ जाएगी -10 डायोप्टर। इसी प्रकार जो दूसरा अवतल लेंस है, दूसरे अवतल लेंस के लिए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -10 डायोप्टर, क्योंकि दूसरा अवतल लेंस भी तो ऐसा ही है सेम, तो यही चीज़ सब करेंगे हम, तो इतना ही आएगा। लेकिन दोनों के संयुक्त होने पर बीच में एक लेंस बन रहा है उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए भाई, आगे जल का ये जो द्विउत्तल लेंस बन रहा है, ये जल का बन रहा है। जल के द्विउत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, जल के द्विउत्तल लेंस के लिए, द्विउत्तल लेंस के लिए यही सूत्र लगाएंगे। तो 1/F है ना, W यहाँ पर ले सकते हो आप, बराबर। अब चूंकि जल का है तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिया जाएगा, ठीक। इतना यहाँ पर याद रखिएगा कि भैया ये जल का है, जल के सापेक्ष मतलब डुबो नहीं रहे तो जल के सापेक्ष चलेंगे, ठीक है। ये जल का है तो जल का अपवर्तनांक रखेंगे बस, मतलब ANW। जैसे कांच का होता है तो कांच का अपवर्तनांक रखते हैं, अब किसी में डुबो के रखेंगे तब ऐसा होगा ना। लेकिन यहाँ कोई लेंस तो है नहीं, ये लेंस बन रहा है लेकिन जल का बन रहा है, जल का अपवर्तनांक आपको रखना है 1/R1। जो द्विउत्तल लेंस होता है उसके R1 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और R2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू -R, माइनस सूत्र वाला ये +R हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ANW की वैल्यू आपको दी गई थी 4/3, 4/3 रखोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। मैं डायरेक्ट दूँ 4/3 - 1 और इंटू में 2 कितना हो जाएगा R। 1/FW बराबर ये हो जाएगा 1/3 गुणे में 2 में R की वैल्यू कितनी थी, -10, +10, वक्रता त्रिज्या कितनी थी 10। इसको काटेंगे 2 पंची 10, ये आ जाएगा 3 पची 15, मतलब FW बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। पसंद है कि नहीं। अब इसकी क्षमता निकालेंगे तो इसकी क्षमता जो आ जाएगी वो 100/FW आ जाएगी 15। इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 20/3 डायोप्टर, ये पॉजिटिव आएगी। अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी थी, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमता आएगी वो तीनों को जोड़ के आएगी, पहले की -10, दूसरे की -10 और तीसरे की प्लस का 20/3। -10 - 10 कितना हो जाएगा, -20 और प्लस 20/3। 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में, -1 + 1/3 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। इसको रफ कर दूं मैं थोड़ा सा, भाई रफ नहीं करूँगा तो काम ही नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए भाई ये +1/3 बचा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20 हमने ले लिया कॉमन, 3 1 कम 3, -3 + 1 2/3, वो भी माइनस का, क्योंकि -3 से 1 जाएगा। अब ये आपका आ जाएगा -40/3 डायोप्टर,
जो तीनों संयुक्त लेंस की क्षमता आई है वो 40/3, वो भी माइनस का आई। अगर माइनस क्षमता आई है तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो लेंस की प्रकृति होगी वह अवतल होगी, क्योंकि अवतल लेंस की ही क्षमता या फोकस दूरी जो होती है वह निगेटिव होती है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलिए भाई अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है आप सभी लोगों के समक्ष, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको सॉल्व करना है अगर आप मेरी बातों को समझ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को f1 मान लेना और उसको पॉजिटिव रखना +10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेना, उसकी फोकस दूरी रखना -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, u बराबर -25 सेंटीमीटर कर लेना। उसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, v की आपको गणना करना है, ठीक है। तो पहले तुम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालोगे, क्योंकि एक उत्तल एक अवतल लेंस है। f1 और f2 का मान रख करके f का मान निकालेंगे। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से f का मान निकालेंगे। फिर एक वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता है, वस्तु की दूरी पता है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। तो पहले दोनों लेंसों की फोकस दूरी से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालिएगा और फिर वस्तु की दूरी रख करके 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में u की दूरी निकाल लीजिएगा, v की स्थिति ज्ञात कर लीजिएगा, क्योंकि u की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझो। तो इस चैप्टर में कोई भी जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो फार्मूला बेस ही है। बस थोड़ी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए क्या क्या दिया गया है, ठीक है, और थोड़ा सा सावधानी बरतना है। जैसे इसमें दिया गया यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है। सूत्र आना बहुत जरूरी है। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का रेशियो आई मैक्स बटे आई मिन, इसका सूत्र आयाम के पदों में भी आप लोगों ने पढ़ा है और तीव्रता के पदों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आई मैक्स बटे आई मिन का जो रेशियो दिया है वो 9:1 दिया है। कितना दिया है? 9:1 दिया है। अब इन्होंने प्रश्न में ये कहा है कि सिल्टों की चौड़ाइयों में अनुपात क्या होगा। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता दे करके सिल्टों की चौड़ाइयों का अनुपात पूछ लिया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिल्टों की जो चौड़ाई होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो जो सिल्टों की चौड़ाई होती है वो आपकी क्या होती है? तीव्रता के समानुपाती होती है, और जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आई मैक्स बटे आई मिन से चाहे तो तीव्रता का रेशियो निकाल ले डायरेक्ट, तभी सही, और चाहे तो आयाम का रेशियो निकालने के बाद उसके बाद जो आयाम का वर्ग होगा वही तीव्रता के समानुपाती होगा, और जो तीव्रता का अनुपात होगा वही सिल्टों की चौड़ाई होगा अनुपात होगा। जाहिर सी बात है। तो जैसा भी आप कर सके कोई दिक्कत नहीं। तो आई मैक्स बटे आई मिन का फार्मूला अगर तीव्रता के पदों में आता है तो वो लगा दीजिए, नहीं आयाम वाला सभी को आता है। a1 + a2 का होल स्क्वायर बटे में a1 - a2 का होल स्क्वायर बराबर 9/1। किसको नहीं आता? सभी को आता है। अब ऊपर से हम a2 कॉमन ले लें, जबरदस्ती वाला है ना, तो ये हो जाएगा a1/a2 और +1 इसका होल स्क्वायर। जब a2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये a2 स्क्वायर निकलेगा। इसी तरीके से नीचे a2 स्क्वायर कॉमन, a2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये a1 बटे में a2 माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और होल स्क्वायर बराबर 9/1। ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब देखिए ये दोनों पर होल स्क्वायर है, इसको उधर मैं भेज दूंगा तो ये a1/a2 +1 पूरे बटे में आ जाओ a1/a2 -1, और ये होल स्क्वायर उधर चला जाएगा √9/1। 9 का मान होता है 3, 3/1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेना है और हम आयाम का अनुपात निकाल लेंगे। आयाम के वर्ग का अनुपात निकाल लेंगे, वही तीव्रता का रेशियो होगा, और तीव्रता का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? सिल्टों की चौड़ाइयों का रेशियो होगा। तो देखिए इसको हम जो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक है, एक का गुणा इधर से होगा तो ये a1/a2 +1 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक से गुणा करने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इसका गुणा इधर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a1/a2 है ना, और 3 का गुणा 1 से भी होगा तो -3 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 है, 3 को इधर ले आएंगे, ये +3 हो जाएगा, और इधर 3a1/a2 है, इसको इधर ले जाएंगे, -a1/a2 हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4,
और यहाँ पर देखिए ये 3a1/a2 माइनस 1a1/a2 से घटेगा तो ये 2a1/a2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको काट लो तो ये 2/1 बराबर आ जाएगा a1/a2। तो हम यहाँ से a1/a2 का होल स्क्वायर अगर निकालें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये 4/1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो सिलटों की चौड़ाइयों का अनुपात होता है जिसको W1/W2 से हम लिख सकते हैं, ये होता है I1/I2 के मतलब तीव्रताओं के रेशियो के बराबर होता है, और तीव्रताओं का जो रेशियो होता है वो आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आयामों का जो अनुपात होगा उसके वर्ग की जो वैल्यू होगी वो तीव्रताओं के अनुपात के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि W1/W2 बराबर A1/A2 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 4/1, यानी जो सिलटों की चौड़ाइयों में अनुपात आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्लास का ये पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको सिलेक्ट किया है, बहुत सोच समझ के। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कभी देखिए आप तीव्रता का अनुपात दिए जाने के बाद आयामों का अनुपात निकालना तो हर एक कोई निकाल लेता है, लेकिन तीव्रता का मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो देने के बाद अगर सिलटों की चौड़ाइयों का रेशियो पूछ ले तो फिर अच्छे फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कराया है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे विद्यालय में टेस्ट हो रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को दिया था, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाए थे, कोई कर ही नहीं पाया था क्योंकि यहाँ तक कोई सोच ही नहीं पाया था ना। बात ये तीव्रता और आयाम का रिलेशन तो सभी को पता है, लेकिन सिलटों की चौड़ाइयों का रेशियो पूछ लिया जाए तीव्रता का अनुपात देने के बाद तो फिर सोचना पड़ जाता है। तो ये आपके आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने हाइगेंस वाले क्वेश्चन चैप्टर से लिया है, और बढ़िया क्वेश्चन, इसको हाइगेंस का ही आप समझिए या इसको आप वेव ऑप्टिक्स का भी समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन में कहा गया कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया जाए, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब उस माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कांच को हम ग्लास बोलते हैं ना, तो ग्लास का जो अपवर्तनांक दिया, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही होता है। तो ANG बराबर आपको दिया गया है 3/2। कितना दिया गया? 3/2। और कहा गया जल का मतलब ANW की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 4/3। प्रश्न में ये कहा जा रहा है तो कांच और जल में प्रकाश की चाल, तो आपको यहाँ पर निकालना कांच का मतलब VG और जल का मतलब VW, चालों का रेशियो आपको निकालना है। ये इस क्वेश्चन का कहना है। समझ आई बात की नहीं? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है? C/V। n होता है माध्यम का अपवर्तनांक, C होता है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और V होती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जब हम यहाँ पर ANG की बात करेंगे, ANG मतलब ग्लास के लिए अगर बात करेंगे तो ये C/VG हो जाएगा, और अगर हम जल वाले माध्यम के लिए बात करेंगे ANW के लिए तो ये C/ कितना हो जाएगा? VW। हम सभी लोग जानते हैं कि C तो हमारी निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल है, वो तो नियत ही रहेगी, उसको क्या मतलब है। तो जब हम इसको समीकरण 2 मान ले, इसको 1 मान ले, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, और 2/1 से इसका मान निकालें। देखो ANW ऊपर हो जाएगा, ANG नीचे हो जाएगा। ANW की वैल्यू कितनी है? C/VW। ANG की वैल्यू कितनी है? C/VG। C से C कैंसिल, VG ऊपर चला जाएगा और VW नीचे आ जाएगा। कहने का मेरा मीन्स है कि अगर आपको देखिए VG/VW की वैल्यू निकालनी थी, इसका रेशियो निकालने के लिए ANW/ANG करना पड़ेगा। ANW की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है? 4/3, और ANG की वैल्यू कितनी है? 3/2 बराबर VG/VW। हम ये कह सकते हैं 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा, 8:9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम में ये भी आ चुका है। ठीक है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को ही यहाँ पर कराया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों ये एक बार क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, देखिए शुरुआत में मैंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें हम ऐसे क्वेश्चनों का चुनाव कर रहे हैं वैसे क्वेश्चनों का ही चुनाव कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर बहुत कम सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी ठीक पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा ना पे करे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फ्री शिक्षा आप लोगों को हम देना चाह रहे हैं, तो फ्री शिक्षा का आप सदुपयोग कीजिए। और वैसे भी मुझे पता है कि फ्री चीज़ आज के ज़माने में जब किसी को मिलने लगती है तो उसकी कदर नहीं करता है, और फिर बाद में उसको उसकी कदर समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको हम दे रहे हैं इसको धैर्य के साथ, बहुत सारे विद्यार्थी तो इस क्लास को बहुत ही अच्छा समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि मैं कोई पेड बैच नहीं चलाता हूँ, तो समझ लीजिए पूरा नॉलेज आपको यहीं पर देता हूँ।
ठीक है, और इससे काफ़ी विद्यार्थियों को लाभ भी मिल रहा है। चलिए भाई, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा इस क्लास का? क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समान आवृत्ति की दो तरंगें हैं जिनकी तीव्रताएं I0 व 9I0 हैं, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जो I1 है, जो पहली तीव्रता है वो I0 के बराबर है, और जो दूसरी तीव्रता है I2 वो किसके बराबर है? 9I0 के बराबर है। और जो परिणामी तीव्रता I है, ध्यान दीजिएगा, परिणामी तीव्रता जो I है वो 7I0 है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि बताओ कालांतर यानी फाई कितना होगा। हम सभी लोग जानते हैं परिणामी तीव्रता, आपको व्यंजक भी निकाला है, मैंने बताया भी है, और डेरिवेशन मैंने सारे आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। आप क्लास देखते नहीं हो तो कैसे समझ में आएगा? प्लेलिस्ट देखो, सारे डेरिवेशन जो है एक तरफ से करा दिए हैं, सारे चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण हैं, कोई डेरिवेशन मुश्किल से ही बचा है। ठीक है, प्लेलिस्ट को एक बार फॉलो तो करो। तो परिणामी तीव्रता I बराबर आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, यही तो आया था भाई। अब I की वैल्यू इन्होंने कहा है कि आप 7I0 रखो, I1 की वैल्यू बोल रहे हैं I0 रखो, I2 की वैल्यू बोल रहे हैं 9I0 रखो, प्लस 2 I की वैल्यू हो गई आपकी I0 और I2 की वैल्यू हो गई 9I0, इनटू में कितना हो जाएगा? कॉस फाई। 7I0, ये 9 1 10 हो जाएगा ना 10, इसको इधर लाऊं। 7I0 माइनस 10I0 बराबर 2 अंडर रूट I0 इंटू में 9I0 इंटू में कॉस फाई। भाई देखिए, 7 से 10 जाएगा, माइनस का 3I0 बचेगा बराबर 2। I0 अंडर रूट के अंदर 2 बार है, वो बाहर निकलेगा 1 बार, और 9 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3, इंटू में कितना हो जाएगा? कॉस फाई। I0 से I0 दोनों पक्षों में कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कॉस फाई बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस 1/2 होती है कॉस 120 की वैल्यू पता होगा आप लोगों को। कॉस से कॉस हट जाएगा तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। फाई क्या है? कालांतर है दोनों तरंगों के बीच, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा भाई, इतनी आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इस क्लास का। टोटल इस क्लास में चूंकि ये वेव ऑप्टिक्स मैंने पूरी इकाई ही उठा ली है, तो जाहिर सी बात इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा कराएंगे। मैंने पहले भी बता दिया है कि इस चैप्टर या इकाई में जो न्यूमेरिकल है वो सब फार्मूला बेस है ना, और कोई भी उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन लिए बहुत ज़्यादा देर में नहीं सॉल्व होंगे, जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर नज़र आप हटाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि हम तेज़ पढ़ा रहे हैं। हम तेज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सर पर है, अब इतनी टाइम भी आप एकदम नर्सरी केजी के तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। ये आप सभी लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण के बारे में भी आपको बताया गया और विवर्तन के बारे में, इसके बारे में विभेद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्रतिरूप में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर, ध्यान दीजिएगा, झिर्री विवर्तन वाले चैप्टर में झिर्री की चौड़ाई को ई बोला गया है, और व्यतिकरण वाले चैप्टर में स्लिटों की चौड़ाई को स्मॉल डी से बोला गया है, और पर्दे की चौड़ाई को कैपिटल डी से बोला गया है, और फ्रिंज की चौड़ाई को कैपिटल डी से उसके डब्ल्यू से बोला गया है। ओके, इन्होंने कहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, देखिए जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है बीटा बराबर, सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है विवर्तन वाले चैप्टर में, 2λ/e। यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए लैम्डा का मान दिया गया। सबसे पहले लिखिए, लैम्डा की वैल्यू दी गई 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया गया? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या है? 6 3 0 का मतलब 10⁻³ होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है कि नहीं होता है? तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 × 10⁻, आधार समान है, -10 से 3 जाएगा -7 मीटर। पहले तरंग दैर्ध्य को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में दिया गया है झिर्री की चौड़ाई, स्मॉल ई से लिखी जाती है, 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 × 10⁻⁻6 मीटर आ जाएगा। मानते हैं इस बात को? आगे दिया है कि अभिलंबवत आपतित होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। इसका फार्मूला ही तो है केवल, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जिसे हम किससे लिखते हैं भाई? बीटा से लिखते हैं। तो बीटा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है 2λ/e। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा।
ठीक है। अरे भाई ये कहीं अलग से सूत्र नहीं आता है, ठीक है। जो विवर्तन वाला चैप्टर है उसमें उसकी ज्यामितीय व्याख्या आपको कराई गई, तो वहाँ पर ये बताया गया है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बीटा बराबर 2 और लैम्डा की अगर बात करें तो ये है 6 गुणे 10 की घात -7 और ई की बात करें तो ये है आपके 3 गुणे 10 की घात -6। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -6 से -7 जाएगा -1, इसको भाग करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। और चौड़ाई किसी भी चौड़ाई है तो जाहिर सी बात है, और चूंकि ये देखिए बात है यहाँ पर कोणीय चौड़ाई की, ठीक है। अगर ओनली चौड़ाई होती है तो मीटर लिखते हैं, कोणीय चौड़ाई है इसलिए -4 डिग्री आप कह सकते हो इसको, ओके। 0.4 डिग्री, रेडियन लिखा जा सकता है, कोणीय चौड़ाई है। वैसे तो 0.4 डिग्री ज़्यादा बेटर है, आंसर में ही आता है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 4 था इस क्लास का। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 5 की ओर। क्लास को आप सभी लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करा करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मनोबल मेरा उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं जब मोटिवेट होता हूँ तो मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कर सकूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जो न्यूमेरिकल की सीरीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके लिए रामबाण सिद्ध ना हुई तो कहना, ठीक है। हमने पूरा एनालिसिस किया है, जितने भी आपके 10-12 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सब का एनालिसिस कर लिया है। और ये मैंने एकदम एनालिसिस करने के बाद ये न्यूमेरिकल की सीरीज मैंने ओपन की है, मैंने चलाना शुरू किया है, ठीक। तो इसे आप हल्की में लेकर बिल्कुल मत पढ़िएगा। आगे हम बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये हमारा होगा आज की क्लास का 5। इसमें कहा जा रहा है कि 9I तथा 4I तीव्रता की 2 तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जब कला संबद्ध और कला असंबद्ध हों, ठीक है। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो I1 है, पहली तरंग एक तीव्रता है उसके 9I है, और एक I2 की जो वैल्यू दी है वो आपको 4I दी गई। इन्होंने कहा कि जब दोनों तरंगे कला संबंध हो, ठीक है। पहली कंडीशन, जब दोनों तरंगे कला संबंध होती हैं तो जो हम एंगल लेते हैं थीटा, वो आपका लिया जाता है 0 डिग्री, या जो फाई की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। तो परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I1 + I2 + 2 √ I1 I2 इंटू में cos फाई के स्थान पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इतना याद रखिएगा कला संबद्ध के लिए। I1 की वैल्यू 9I, I2 की वैल्यू 4I और +2 √ 9I इंटू में 4I इंटू में cos फाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, ठीक है। तो I बराबर ये 9 4 कितना हो जाएगा 13I प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2, 3 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3 और 9, 3 और दूनी 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और I अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो I हो जाएगा I² है ना अंदर, तो ये आपका कितना हो जाएगा I बराबर, ध्यान दीजिएगा I के पदों में दिया गया, इसको I' कर दीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा परिणामी तीव्रता को। 13 और 12 कितना हो जाएगा 25I, कितना हो जाएगा 25I। तो जब दोनों प्रकाश तरंगे कला संबंध होगी तो जो परिणामी तीव्रता होगी वो कितनी होगी 25I। और असंबद्ध हो, दूसरी कंडीशन, जब असंबद्ध हो तो फाई की वैल्यू कितनी लेते हैं 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री लेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13I। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, एग्जाम में ये भी आया है। और क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए बढ़ते हैं भाई, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया है कि 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया। भाई तीव्रताओं के अनुपात को किससे लिखते हैं हम I1/I2 से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी इस क्लास का। I1/I2 का जो रेशियो दिया गया है वो 1/9 दिया गया है, 1:9 दिया गया है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों, ठीक है, व्यतिकरण की बात हुई तो परिणामी तीव्रता की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए Imax/Imin ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अलग अलग तीव्रताएं पता हो तो अलग अलग आयाम पता हो, 2 ही चीज़ पर हम मैक्सिमम या मिनिमम तीव्रता निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए I1/I2 किसके बराबर होता है, आप कहेंगे A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1/9। तो A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। कितनी आ जाएगी भाई 1/3, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 1/9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ओके, तो यहाँ पर यदि A1 की वैल्यू को A मान लें
तो हम ये कह सकते हैं कि A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3A, तभी इन दोनों का रेशियो 1/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता, तो I मैक्स बटे I मिन, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो पूछा गया है। आयाम के पदों में सब विद्यार्थी सूत्र जानते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र तो होता है। I मैक्स बटे I मिन बराबर यही सूत्र तो होता है। और तीव्रता के पदों में I1 माइनस I2 बाई I1 प्लस I2 कुछ करके ऐसे होता है, I1 प्लस I2 बाई, है ना। तीव्रता के पदों में फिलहाल मुझे सूत्र याद नहीं, सत्य बात बता रहा हूँ, लेकिन शायद I1 प्लस I2 बटे में I1 माइनस I2 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा I मैक्स बटे में I मिन बराबर A1 प्लस A2 की वैल्यू हमको पता हो चुकी है, इसलिए हम I मैक्स बाई I मिन निकाल सकते हैं एकदम आसानी के साथ। A प्लस 3, ये देखो A1 के स्थान पर A और इसके स्थान पर 3, तो कितना हो जाएगा 4A। 4A का स्क्वायर करेंगे 16A स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत। A1 माइनस A2, A से हम 3A को घटाएंगे -2A, -2A का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4:1। I मैक्स बाई I मिन यानी I मैक्सिमम और I मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो आ जाएगा 4:1। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं भाई, है ना। हम लोग कदम कदम बढ़ाए जाएंगे, एक के बाद एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाएंगे और धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर के हम सभी लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल नंबर हमारा भैया 7 है। इसमें बोला गया है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, द्विस्लिट प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है, सिलिटों के बीच की दूरी 0.4 है। देखिए सिलिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल डी बराबर आपको दिया गया 0.4 mm, स्मॉल डी बराबर 0.4 mm। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻4 मीटर। क्यों? क्योंकि mm का मतलब 10⁻³ होता है और 0.4 है तो 0.1 अंक आ गया तो 10⁻1 उसे भी ले सकते हैं। 10⁻1 और 10⁻3 10⁻4 मीटर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आगे दिया गया है कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 6 × 10⁻7 मीटर। अभी बताया मैंने चेंज करके। फिर आगे उन्होंने कहा 2 मीटर दूर पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से लिखते हैं, वो आपको 2 मीटर दी गई है। पर्दे के बीच की दूरी 2 मीटर। और ये कह रहे हैं कि प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 2 सूत्र। जब आपसे ये पूछा जाए केंद्रीय फ्रिंज से, मैं फार्मूला ही पूरा लिख देता हूं, सूत्र केवल इन्हीं 2 सूत्रों पर क्वेश्चन ज्यादा बनता है। केंद्रीय फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ना, और एक होती है दीप्त फ्रिंज की दूरी। अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर क्या, x बराबर सूत्र होता है 2m-1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। तथा अगर ये कहा जाए केंद्रीय फ्रिंज से, इसका भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर होता है m d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये 2 सूत्र याद रखिएगा। आपसे केंद्रीय दीप्त से अदीप्त पूछ रहा है कि केंद्रीय दीप्त से अदीप्त पूछ रहा है, इस बात का आना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। अब वो m की वैल्यू दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, जो पूछे उसकी वैल्यू रख दीजिए, बात खत्म। ओके, बाकी इन दोनों सूत्रों को जल्दी से लिख दीजिए भाई, फटाक से आप लिख लीजिए। तब तक थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं, मतलब पेट्रोल डाल लेते हैं, क्योंकि बाइक को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। वैसे यहाँ पर पढ़ाने के लिए, मार्कर को चलाने के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? ईंधन का कार्य करता है यहाँ की इंक। चलिए इसे रब करूँ भाई, इसे रब कर देते हैं। देखिए भाई, हमसे पूछा गया कि केंद्रीय फ्रिंज से, क्या पूछा गया? केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी। वैसे तो ये xm होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मतलब आपको x5 की वैल्यू निकालना है। अदीप्त ही पूछा गया, दीप्त पूछा नहीं गया है, तो ये हो जाएगा 2m की वैल्यू 5 - 1 इंटू में कैपिटल डी की बात करूँ तो 2 है, और डी लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻7 बटे में होता है 2d, स्मॉल डी है ना, 4 × 10⁻4। सॉल्व कर लो भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 5 दूनी 10, 10 से 1 गया 9, 9 × 2 × 6
गुणे 10 की घात -7 बटे में आ जाएंगे तो 2 गुणे 4 गुणे 10 की घात -4। काटो भैया, 2 से ये 2 कैंसिल और ये 4 से काटोगे 2 दूनी 4 2 3 6 और 10 की घात -4 से -7 काटोगे -3 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा x5 बराबर 9 त्रिक 27 बटे में 2 और गुणे में 10 की घात -3। 27 बटे 2 13 दूना 26 होता है, ये 13.5 आएगा भैया और गुणे 10 की घात कितना -3। चूँकि दूरी की बात हुई है तो दशमलव क्या मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे बात ये कही गई है कि फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, दो क्रमागत दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पर निकल चुकी है, आप लोग निकाल लीजिएगा। W बराबर होता है d लैम्डा बाई स्मॉल d। तो W बराबर d की वैल्यू कितनी है, d कैपिटल D की वैल्यू 2 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात -7, ये तो आई है। और स्मॉल d की वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहेंगे स्मॉल d की वैल्यू है 4 गुणे 10 की घात -4। 2 दूनी 2 एक कम 2 भैया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 2 3 6, 10 की घात -4 से -7 को काटोगे 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इसको कहेंगे हम फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, अगर आप पहले फ्रिंज चौड़ाई निकाल लिए हो तो केवल इसी का मल्टीप्लाई करना होता है बस, क्योंकि आगे क्या है सूत्र में, केवल 2m-1 बाई कितना है आपका 2 ही तो है, d लैम्डा बाई d को ही फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। तो ये मैंने प्रश्न आप लोगों के सभी के समक्ष उठाया था कि जब आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय दीप्त से अदीप्त या केंद्रीय दीप्त से दीप्त फ्रिंज की ही दूरी की बात की जाए तो ये दोनों सूत्र मैंने आप सभी को समक्ष लिख दिए हैं। हमने कहा किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाए आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए भाई, अभी सर आप करते हैं ना, समय को लॉस नहीं करेंगे, समय को लॉस हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं लॉस करेंगे। हम बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टोटल मैंने भैया 14 प्रश्न उठाए हैं और इससे बड़ा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आया भैया। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ये आसान नहीं है बल्कि ये इकाई ही ऐसी है। हमने पहले कह दिया कि फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस ही इसमें न्यूमेरिकल है, इसीलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान माने जाते हैं। वो आई मैक्स बाई आई मिन वाले जो है थोड़ा सा कठिनाई करते हैं बस, बाकी ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम लोग साथ में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी, देखिए भैया झिर्री या सिलिट हम बोलते हैं और उनके बीच की दूरी को स्मॉल d से लिखते हैं। तो स्मॉल d बराबर आपको दिया गया 3 मिलीमीटर। ठीक, जो दिया जाए उसे आप जरूर लिखो, इन न्यूमेरिकल को लगाने का ही तरीका है। 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर में आप तुरंत बदल लो। आगे दिया गया है इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत आपतित हो रहा है। तो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। आगे दिया गया है आपतित हो रहा है 1 मीटर दूर पर्दा, पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D से लिखते हैं, वो 1 मीटर दिया गया है। आगे ये दिया गया है प्रारूप प्राप्त हो रहा है फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। आगे इन्होंने कहा कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना। देखिए W आप निकाल लीजिए, W बराबर होता है d लैम्डा बाई स्मॉल d। तो कैपिटल D की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात -7 और स्मॉल d की वैल्यू आपकी है 3 गुणे 10 की घात -3। 3 दूनी कितना 6 और 10 की घात -3 से 10 की घात -7 काटोगे -4 आ जाएगा। तो W बराबर जो फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी वो 2 गुणे 10 की घात -4 मीटर आ जाएगी। अब इन्होंने प्रश्न में नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी है ना द्वितीय और किसकी बात हुई, अदीप्त, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी की बात हुई। इसे हम लिखेंगे x2 से। भैया सूत्र होता है 2m-1 बाई 2 इंटू में d लैम्डा बाई d, अभी बताया था। क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं ना इसलिए इसको अलग करके लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा x2 बराबर 2 इंटू m की वैल्यू 2-1 बाई 2 इंटू में d लैम्डा बाई d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴। दोबारा बार मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल भैया, है ना, 2 दूनी 4 से 1 गया 3 और ये आ जाएगा 3 गुणे 10 की घात कितना भाई -4 मीटर। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी 3 गुणे 10 की घात -4। ओके, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं, इसे आप 0.3 mm भी लिख सकते हो, वही हम सोच रहे थे। इसको 0.2 mm लिख सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 होगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मज़ा आ रहा है आप सभी लोगों को कि नहीं आ रहा है? ठीक, कमेंट ज़्यादा मत परेशान हो, या कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी दिए हुए क्षेत्र में I1 एवं I2 तीव्रता की दो प्रकाश तरंगे संचरित हैं। कितनी तरंगे संचरित हैं? दो, एक I1 तीव्रता की, एक I2 तीव्रता की। क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 है तो यानी दोनों तरंगे कला असंबद्ध हैं। ठीक है, और कला संबंध होगी, देखो अभी मैंने बताया था, एक कंडीशन देती I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 0 होता तो कला संबद्ध होती, और कॉस 0 होता तो इतनी वैल्यू के बराबर होती है, क्यों? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन जब असंबद्ध होती है तो ये 90 होता है, मतलब ये पूरा 0 हो जाता है, केवल I बराबर I1 प्लस I2 आएगा। तो अगर परिणामी तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता I1 प्लस I2 है तो तरंगे जो है वो कला असंबद्ध हैं। ठीक है, क्या तरंगे कला संबंध? नहीं, कला असंबद्ध हैं। क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा है? जब तरंगे कला असंबंध होगी तो व्यतिकरण की घटना होगी नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि तरंगे जो है कला असंबद्ध हैं। दूसरी बात, क्या इनमें व्यतिकरण हो रहा है? तो आप कहेंगे जी नहीं, जब तरंगे कला संबद्ध स्रोत नहीं है तो जाहिर सी बात है इसमें व्यतिकरण की घटना पॉसिबल नहीं है। आगे लिखा है, यदि दोनों तरंगे कला संबद्ध हो तो परिणामी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का मान क्या होगा? भैया दोनों तरंगे अगर कला संबद्ध होगी तो परिणामी क्या बोला गया है? अधिकतम तीव्रता और परिणामी न्यूनतम तीव्रता। तो जो I मैक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, I मैक्स I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 0 होगा मैक्सिमम तीव्रता, तथा अगर मिनिमम तीव्रता की बात होगी तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू में कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो जब तरंगे कला संबद्ध होगी तो अधिकतम और न्यूनतम परिणामी तीव्रता ये होगी आपकी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 2024 के FU सेट में क्वेश्चन आया भैया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का जो पथांतर है, पथांतर को चलिए हम डेल्टा एक्स से भी लिखते हैं लेकिन पथांतर ही लिख देते हैं, वो λ/3 है। ठीक है, और इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई है। व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर दिया है। तो पथांतर दिया तो इस स्थिति में कलांतर निकाल लेते हैं। कलांतर को ΔΦ से लिखते हैं। कलांतर और पथांतर में आपको संबंध बताया गया था। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में क्या होता है? पथांतर। तो पहले यहाँ से इसका कलांतर निकाल लेते हैं और इसकी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ΔΦ बराबर 2 पाई बाई लैम्डा और पथांतर है λ/3। तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। 2 पाई/3 का मतलब जानते होंगे, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, 3 × 18 120 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। कलांतर कितना आ जाएगा भैया? 120 डिग्री। इस स्थिति में पहले तीव्रता निकाल लीजिए, फिर उनका व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम तीव्रता के लिए एंगल 0 डिग्री लेते हैं। तो इस स्थिति में जो तीव्रता निकालेंगे, मान लेते हैं कि जो I1 तीव्रता है, I2 जो तीव्रता है वो I डैश के बराबर है। तो इस स्थिति में जो तीव्रता हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 120 हो जाएगी कि नहीं? सबसे पहले इस पथांतर के अकॉर्डिंग जो तीव्रता होगी वो निकालेंगे, फिर अधिकतम तीव्रता निकालेंगे, और फिर दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है कि दोनों का रेशियो आप ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखते हैं इसको भी। इसको रब कर दूं भाई? हाँ, पूरा रब कर देते हैं। आप सभी लोगों को देखिए PDF हम प्रोवाइड कर देते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है बालाजी स्टडी मोशन। ठीक है, आप टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, ऊपर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, और जो चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रश्नों की PDF आपको तुरंत तत्काल हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, फ्री सेवा तत्काल आपको हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए अब इस स्थिति में जब कलांतर 120 रखेंगे, अभी बताया कलांतर 120 कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये हो जाएगा I बराबर दें, I1 की वैल्यू भी I बोला गया है, I2 की वैल्यू भी I डैश बोला गया है, I नहीं I डैश बोला गया है, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I डैश कॉस 20 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपकी परिणामी तीव्रता यहाँ से आ जाएगी 2I डैश। ठीक, I डैश का अंडर रूट निकालेंगे तो ये केवल I डैश आ जाएगा,
और ये माइनस का हो जाएगा, कारण क्योंकि ये माइनस का है तो ये ओनली आई डैश आएगा। तथा कह रहे हैं कि अधिकतम तीव्रता आई नॉट, अधिकतम तीव्रता आई नॉट का रेशियो निकालिए। अधिकतम तीव्रता भैया क्या कब होगी, तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 0 होगा, तभी मैक्सिमम तीव्रता होगी। और तब ये कह रहे हैं कि परिणामी तीव्रता आई नॉट हो, तो आई नॉट बराबर यहाँ I1 की वैल्यू आई डैश, I2 की वैल्यू आई डैश प्लस 2 अंडर रूट आई डैश, है ना, और I2 के स्थान पर भी कितना आई डैश, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर आई डैश, और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो आई डैश बराबर ये कितना हो जाएगा 2 आई डैश, और ये हो जाएगा 2 आई डैश का अंडर रूट कितना हो जाएगा आई डैश, ये आ जाएगा 4 आई डैश। अब प्रश्नानुसार बात में ये कही जा रही है कि आई बटे में आई नॉट, इसका अनुपात कितना होगा। आई की वैल्यू आई नॉट आई, आई नॉट की वैल्यू 4 आई डैश आई है, आई डैश कैंसिल 1/4 आ जाएगा। रेशियो ही तो पूछा गया था आई बाई आई नॉट की। आगे देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर भैया 11 होगा। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले सकता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसे रब कर दूं भाई, ओके, रब करेंगे तभी तो अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्यों, क्वेश्चन नंबर 11। अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में आपको थोड़ा सा हम फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। क्यों, देखिए मैंने आप लोगों को 99 न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ देना शुरू किया है ना, तो उसमें आप लोगों को मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, लेकिन मैंने सोचा कि जिसमें न्यूमेरिकल इतने आसान है उनका कैलकुलेशन तो फास्ट होना चाहिए ना। 2-2, 3-3 लाइन के न्यूमेरिकल हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सिलिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर है, मतलब स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 10⁻³ मीटर है। आगे दिया गया सिलिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर है, कैपिटल डी बराबर 3 मीटर दिया गया है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि फ्रिंज चौड़ाई यानी W बराबर 2.1 दिया गया है, गुणे 10⁻³ मीटर दिया गया है। आगे कह रहे हैं प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा निकालो भैया। तो फ्रिंज चौड़ाई बराबर होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो इसको हम ले सकते हैं कैपिटल डी लैम्डा बराबर W स्मॉल डी, लैम्डा बराबर W स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। तो लैम्डा बराबर W की वैल्यू है 2.1 गुणे 10⁻³ स्मॉल डी की वैल्यू है 10⁻³ और कैपिटल डी की वैल्यू है 3 मीटर। इसको सॉल्व कर लो भैया, 3 सते 21.7 आएगा और गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। या इसको ऐसे भी ले सकते हो, लैम्डा बराबर 7000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा जा सकता है। 0.1 अंक उधर पीछे बढ़ाओगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद 7 गुणे 10⁻⁻7 को ही 7000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन था हमारी आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओके, आज अभी देखिए 40 मिनट करीब होने वाले हैं और हम बढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ का मतलब ये है m बराबर 2 दिए हैं। द्वितीय निम्निष्ठ 60 डिग्री के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री। विवर्तन वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल है ये, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो लास्ट में आपको बताने जा रहे हैं 12 और 13। इसमें दिया गया यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, लैम्डा ही दी गई है, ठीक है, लैम्डा हो तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। स्लिट की चौड़ाई को किससे लिखते हैं, यहाँ पर ई से लिखते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा था ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, पढ़ा था ना, ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। विवर्तन की जो ज्यामिति व्याख्या पढ़े वो कर लेगा। स्लिट की चौड़ाई ई बराबर एम लैम्डा बाई कितना होता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, एम की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ही बोले ही कि रखो, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ई बराबर 2 पर चला जाएगा, 4 लैम्डा बाई कितना हो जाएगा √3। ये आपकी आ जाएगी स्लिट की चौड़ाई। कोई समस्या। अब आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी के समक्ष लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अब आप लोगों ने देख लिया, आपके दोस्त लोग भी देख लें, उनको भी शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज की इस क्लास में लिए गए थे आप लोगों के लिए,
ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा तो बड़े आसान है, ये आसान वगैरह कुछ नहीं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आपको हम कराए हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिएगा आप। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल दिया गया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात हुई है। देखिए लैम्डा बराबर, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 13 होगा, लैम्डा बराबर आपको दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया गया है? 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻7 मीटर दिया गया है। और इन्होंने कहा प्रकाश कणपुंज 3 × 10⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर आपतित होता है, मतलब ये आपको दिया गया है ई बराबर 3 × 10⁻6 मीटर चौड़ी झिर्री पर आपतित होता है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, देखिए जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात होती है वहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात नहीं, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसको 2θ से लिखा जाता है। ठीक है, कोणीय चौड़ाई 2θ बराबर होता है 2λ/e। तो ये 2 उधर नहीं ले जाए, 2θ को ही केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बोलते हैं। 2λ की वैल्यू 6 × 10⁻7 और e की वैल्यू है आपके 3 × 10⁻6। काट लो, 3 दूनी 6, ये 10⁻1, 2θ बराबर 2 दूनी 4, 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4। देखिए थीटा को डिग्री में रेडियन में आप लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, डिग्री में उसमें आप रेडियन में लिख सकते हो। ये वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल थे। कितने न्यूमेरिकल हो गए आपके? 13। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, सब इसी टाइप से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, भरोसा हो तो। ठीक है, बाकी इससे बाहर आता नहीं है। जो केंद्रीय वो बताया मैंने ना कि व्यतिकरण में केंद्रीय दीप्त से MAV दीप्त वाला या दीप्त वाला, उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए, या तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला तैयार कर लीजिए, ज़्यादा मैंने एग्जाम में देखा है रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और आपको कहाँ पर दिक्कत है। आप लोग जैसी दिक्कत बताते हैं वही सी क्लास आपको लगातार दे रहे हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।